हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट एडिट। आज की क्लास में प्रावधिक कला मॉडल पेपर को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और याद रखिएगा, ये जो मॉडल पेपर है ये यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड किया गया है, जिसको आप देखकर एक अनुमान लगा सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम का पैटर्न है वो किस प्रकार से होगा। तो इस मॉडल पेपर को आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है और यहाँ पे देखेंगे मॉडल पेपर 2023-24 का सेशन लिखा हुआ है और कक्षा 12। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपका पूर्णांक है वो आपका 100 नंबर का रहेगा और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। साथ में याद रखिएगा, आपको जो एग्ज़ाम है वो 28 फरवरी को है और 28 फरवरी के साथ आपका एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में होगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तथा आपकी जो टाइमिंग रहेगी एग्ज़ाम की वो 2 PM से लेकर 5:15 PM तक रहेगी। तो इन दोनों बातों को आपको याद रखना है कि एग्ज़ाम आपका 28 फरवरी को है और सेकंड शिफ्ट में होगा और 2 बजे से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा तथा एग्ज़ाम के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट है अपना अनुक्रमांक। अनुक्रमांक को हम रोल नंबर कहते हैं, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अपना अनुक्रमांक मुख्य पृष्ठ एवं उसमें रखे प्रत्येक ड्राइंग शीट पर स्पष्ट रूप से अंकों तथा शब्दों में ऊपरी दाहिने कोने पर लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाइए। प्रत्येक ड्राइंग शीट पर केंद्र व्यवस्थापक का मोहर युक्त सील लगवाइए। याद रखिएगा, जो भी आपको इस प्रकार से ड्राइंग शीट मिलेगी, जो कि ड्राइंग शीट का अर्थ है कि आपको व्हाइट पेपर दिया जाएगा जिसमें आपको मुख्य पृष्ठ पर उसके अनुक्रमांक और प्रत्येक ड्राइंग शीट पर आपको अंकों में दाहिनी कोने पर अर्थात इस तरफ आपको अपना रोल नंबर अंकों तथा शब्दों में लिखना है। अंकों का अर्थ होता है कि 1 2 3 इस प्रकार से ये आपके अंक रहेंगे और शब्दों का अर्थ होता है, इसी को यदि हम लिखेंगे तो 123 इस प्रकार से इसे लिखा जाएगा। और इंग्लिश मीडियम के छात्र इसे याद रखिएगा, यदि वो वर्ड में इसे लिखेंगे तो वर्ड में लिखने के लिए इसे आपको लिखना है 123। इस प्रकार से इसे आप वर्ड में लिखेंगे। तो ये आपका हो गया अंकों में और शब्दों में। इसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि संपूर्ण प्रश्न पत्र आपको 6 खंडों में विभाजित है तथा सभी खंड करना अनिवार्य रहेगा। याद रखिएगा, आपको जो पेपर मिलेगा उसमें ए से लेकर सेक्शन एफ तक कुल टोटल आपको 6 खंड मिलेंगे और सभी खंड आपको करने होंगे। कोई भी सेक्शन आपको छोड़कर नहीं आना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि कोई भी सेक्शन छोड़ के नहीं आना है। यदि कोई भी सेक्शन आपको नहीं आ रहा तो उससे रिलेटेड आप जितना भी कर सकते हैं वो आप करके आएँ। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, रफ कार्य साधारण शोध पत्र पर कीजिएगा और उस पर अपना अनुक्रमांक लिखकर उसे भी ड्राइंग शीट के साथ संलग्न कर दीजिए। अर्थात रफ कार्य जो है वो आपको एक वाइट पेपर वहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा, उसी में आपको रफ कार्य करना है और जो आपको वाइट पेपर मिलेगा उसमें अपना रोल नंबर डालकर उसे भी अपने ड्राइंग शीट के साथ बांध दीजिएगा। नेक्स्ट है मूल्यांकन में सुंदर संयोजन, स्वच्छता तथा सुंदर कार्य के लिए विशेष अंक दिया जाएगा। याद रखिएगा, जो भी आप फिगर बनाएं या जो भी आपको चित्र बनाने हैं, जैसे सेक्शन सी में, सेक्शन डी में, सेक्शन बी में, सेक्शन ई में, इन सब में जो भी आप फिगर और सेक्शन एफ में जो भी आप चित्र बनाएंगे उनमें आपको स्वच्छता सुंदरता का विशेष ध्यान रखना है और जो भी चित्र बनाए वो आपके साफ और स्वच्छ होने चाहिए। तथा दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि चित्र बनाते समय ड्राइंग शीट को भी ज़्यादा गंदा न करें। नेक्स्ट पॉइंट है कि दी हुई रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं तथा अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। जैसे सेक्शन सी में या अन्य सेक्शन डी में जो भी आप कार्य करते हैं, तो ये जैसे आपको एक आयत बनाना है तो इस प्रकार से बनाएंगे तो ये आपकी दी हुई रेखाएं होती हैं और रचनात्मक रेखाएं होती हैं। यदि इसी में आपको इस प्रकार से आपको कोई मान लीजिए कि त्रिभुज बनाना है तो त्रिभुज बनाने के लिए आप इस प्रकार से जो रेखाएं डाट डाट करके खींचते हैं तो इन्हें हम रचनात्मक रेखाएं कहते हैं। और अभिष्ट रेखाएं तथा अभिष्ट रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं
जो हमारा चित्र मूल रूप से बन के आता है। जैसे इसी में कोई त्रिभुज बनाना है तो उस त्रिभुज को हम इस प्रकार से डार्क करेंगे और इस त्रिभुज को बनाने के लिए जो हमें रेखाओं की आवश्यकता होती है उन रेखाओं को हम डाट डाट करके इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो ये पॉइंट हो गए आपके दी हुई रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं और अभिष्ट रेखाएं। ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है ताकि एग्जाम में आपकी कोई भी गलती ना हो। इसके बाद सबसे पहले आपका खंड आ अर्थात सेक्शन ए आपको आएगा और सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे जिसमें कुल टोटल आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। याद रखिएगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। इस तरह से कुल टोटल आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और 10 क्वेश्चन में आपको सभी प्रश्न करने होंगे। कोई भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आपको छोड़ के नहीं आना है। और इसके प्रमुख जो निर्देश हैं उसे याद रखिएगा। प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्प में दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प छांटिए और ड्राइंग कागज पर उसे क्रमवार पेन से लिखिएगा। याद रखिएगा, जो आपको इस प्रकार से ड्राइंग शीट अर्थात व्हाइट पेपर मिलेगा, इसी में आपको यहाँ पे खंड आ इस प्रकार से स्केच या पेन द्वारा डालना है और यहाँ पे आपको डालना है उत्तर 1 या 2 जो भी। इसके बाद जो भी है ये सभी कार्य आपको पेन या स्केच से करेंगे और जो भी इसके आंसर होंगे, जैसे आंसर 1 का जो ऑप्शन है वो आपका का सही है तो का डालेंगे। इसके बाद का के बाद जैसे आयताकार है तो वो आप आयताकार ये पेन से लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको ड्राइंग शीट में कार्य करना है। पहला प्रश्न आप स्क्रीन में देख सकते हैं, पिरामिड का त्रियक फलक किस आकार का होता है? ऑप्शन आ आयताकार, ऑप्शन बा वर्गाकार, ऑप्शन सा त्रिकोणीय, ऑप्शन दा खटकोणी। याद रखिएगा, पिरामिड का जो त्रियक फलक होता है वो आपका त्रिकोणीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? ऑप्शन आ घन, ऑप्शन व पिरामिड, ऑप्शन सा त्रिकोणीय, ऑप्शन दा प्रिज्म। याद रखिएगा, जिस ठोस में आपके त्रिभुजाकार फलक होंगे वो आपका पिरामिड रहता है। अभी आपने यहाँ पढ़ा कि पिरामिड का त्रियक फलक किस प्रकार से होता है, तो पिरामिड का त्रियक फलक आपका त्रिकोणीय होता है और जिस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं वो आपका पिरामिड रहता है। और याद रखिएगा, घन की बात की जाए तो घन में जो फलक होंगे वो आपके घन के फलक कैसे होंगे? वर्गाकार होंगे तथा प्रिज्म के जो फलक रहते हैं वो आपके आयताकार रहते हैं। नेक्स्ट तीसरा नंबर प्रश्न है, एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं? ऑप्शन आ 4, ऑप्शन बा 2, ऑप्शन सा 6, ऑप्शन दा 8। याद रखिएगा, ये आपका कमरा कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें आपसे ऊर्ध्वाधर फलक पूछे गए हैं। यदि कुल टोटल फलक पूछा जाता तो आप 6 टिक करके आ जाते, किंतु इसमें ऊर्ध्वाधर फलक पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, ऊर्ध्वाधर फलक आप अपने कमरे में देखेंगे तो आपका जो कमरा होता है वो 4 दीवारों से इस प्रकार से मिलकर बना होता है और यही चारों दीवारें आपकी ऊर्ध्वाधर फलक होती हैं। और क्षैतिज फलक यदि पूछता तो आपकी जो छत है वो आपका क्षैतिज फलक रहता और नीचे जो फर्श रहती है वो आपकी क्षैतिज फलक हो जाती। तो इस प्रकार से कुल टोटल 6 फलक होते हैं, किंतु आपसे सिर्फ ऊर्ध्वाधर फलक पूछे गए हैं तो ऊर्ध्वाधर फलक आपके 4 रहेंगे। और यदि क्षैतिज फलक पूछा जाता तो क्षैतिज फलक याद रखिएगा, आपके क्षैतिज फलक सिर्फ 2 होते हैं और ऊर्ध्वाधर फलक 4 होते हैं और कुल टोटल इस प्रकार से आपके 6 फलक रहते हैं। और इसी में याद रखिएगा, यदि शीर्ष पूछ लेता, घन या घनाभ में शीर्ष आपसे पूछता तो शीर्षों की संख्या 8 होती है। शीर्ष को हम वर्टेक्स भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे वर्टेक्स की संख्या आपकी 8 रहेगी। और यदि इसी में आपसे कोर या किनारा अर्थात साइड पूछ लेता तो इनकी संख्या फिर आपकी 12 रहती है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? ऑप्शन आ घन, ऑप्शन बा शंकु, ऑप्शन सा संपार्श, ऑप्शन दा सूची स्तंभ। याद रखिएगा, यहाँ पे आयताकार फलक पूछा गया है और आयताकार फलक आपके संपार्श में होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। घन में आपके वर्गाकार फलक होंगे तथा शंकु में ऊपरी फलक आपका त्रिभुजाकार और निचली फलक आपका वृत्ताकार रहेगा और सूची स्तंभ में जो आपके फलक होंगे वो आपके त्रिभुजाकार फलक होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है, घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? ऑप्शन आ आयताकार, ऑप्शन बा गोलाकार, ऑप्शन सा वर्गाकार, ऑप्शन दा त्रिभुजाकार। याद रखिएगा, जो घन का प्रत्येक फलक होता है वो आपका वर्गाकार रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
एक समबाहु पंचभुज में कितने विकर्ण हैं? ऑप्शन आ 1, ऑप्शन बा 3, ऑप्शन सा 4, ऑप्शन दा 5। याद रखिएगा जो आपका समबाहु पंचभुज होता है इसमें विकर्णों की संख्या 5 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। आप इन प्रश्नों को स्वयं पहले कर लीजिएगा और आप चेक कर लीजिएगा कि आपके 10 में से कितने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 10 प्रश्नों में से आपके कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तथा याद रखिएगा यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा अनुराग वाईटी एडिट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वह कौन सा तंत्र है जिस पर अणुविक्षेप बनाया जाता है? ऑप्शन आ क्षैतिज समतल, ऑप्शन बा ऊर्ध्वाधर समतल, ऑप्शन सा धरती तल, ऑप्शन दा पार्श्व तल। याद रखिएगा जिस पर अणुविक्षेप बनाया जाता है वो आपका क्षैतिज समतल रहता है। और यदि ऊर्ध्वाधर समतल कब बनता है तो ऊर्ध्वाधर समतल आपका उच्छेद में बनाया जाता है, तो उच्छेद आपका ऊर्ध्वाधर समतल में बनेगा और अणुविक्षेप आपका क्षैतिज समतल पर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होगा? ऑप्शन आ आयत, ऑप्शन बा वर्ग, ऑप्शन सा समलंब, ऑप्शन द समपंचभुज। याद रखिएगा जो आपका साधारण ईंट होता है, साधारण ईंट कुछ इस प्रकार से होता है और इसका सम्मुख दृश्य अर्थात सामने से देखेंगे तो ये आपका आयताकार दिखेगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। नेक्स्ट है एक घन में कितने फलक होते हैं? ऑप्शन आ 5, ऑप्शन बा 4, ऑप्शन सा 8, ऑप्शन द 6। याद रखिएगा जो आपका घन होता है घन में फलकों की संख्या आपकी 6 रहती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर द। और यही आपसे घन में यदि शीर्ष अर्थात वर्टेक्स पूछता तो इनकी संख्या आपकी 8 हो जाएगी, और कोर या आपसे साइड पूछता तो इनकी संख्या आपकी 12 हो जाएगी। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। यदि घन या घनाभ कुछ भी बोले तो दोनों में एक ही समान आपके फलक शीर्ष और कोर होते हैं, तो घन घनाभ में ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्षैतिज तल का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? ऑप्शन आ आसमान, ऑप्शन बा तरल का सतह, ऑप्शन सा खड़ी दीवार, ऑप्शन दा जमीन। तो यहाँ पे क्षैतिज तल का सर्वोत्तम उदाहरण पूछा गया है, अर्थात जो चीज़ ऐसे होती है जैसे कि जमीन होती है ये क्षैतिज तल का सर्वोत्तम उदाहरण होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। इसी के साथ आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं। याद रखिएगा ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इन्हें आपको पेन द्वारा अपने ड्राइंग शीट पे लिखना है। इनके आंसर आप पेन से लिखेंगे। इसके बाद खंड आ अर्थात सेक्शन ए के बाद देखेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको ये आपका 12 नंबर का पूछा जाएगा और इसमें आपको 2 प्रश्न करने होंगे, जिसमें से पहला प्रश्न देखेंगे 2 का है। ये प्रश्न है 3.5 सेंटीमीटर के ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में साधारण अथवा सिंपल शब्द लिखिए। अक्षरों का कोण आधार में 90 अंश पर हो। याद रखिएगा आपको इसमें 3.5 सेंटीमीटर के ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में छाया युक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में या तो आपको साधारण लिखना है या सिंपल लिखना है, और अक्षरों का कोण जो है आधार के साथ कितना हो 90 अंश हो। इसके लिए आपको यहाँ पे 6 नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये जो 2 का होता है ये बड़े छापे के प्रश्न होते हैं। इसमें आपको 2 वर्ड दिए जाते हैं, एक हिंदी में दिया जाएगा और एक इंग्लिश में। और याद रखिएगा आपको इन दोनों वर्ड में केवल एक ही वर्ड लिखना होगा, या तो आप हिंदी का लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश का। जैसे इसमें देखेंगे यहाँ पे साधारण लिखा हुआ है और यहाँ पे सिंपल है। इंग्लिश में लिखेंगे तो आप सिंपल लिखेंगे और हिंदी में लिखेंगे तो साधारण लिखेंगे, और इन दोनों प्रश्नों में आपको कोई एक ही लिखना होगा। दोनों वहाँ पे मत लिख के आइएगा, सिर्फ एक ही आपको लिखना है। और ऊंचाई देखेंगे, ऊंचाई आपकी 3.5 सेंटीमीटर में दी हुई है। जब भी इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आप यहाँ पे डालेंगे, हिंदी में डालेंगे तो अपने ड्राइंग शीट में डालिएगा खंड बा, और इसे आप जिस प्रकार से डिजाइन करना चाहें डिजाइन कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो आप सेक्शन बी डालिएगा इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पे डालिएगा, यहाँ पे आप प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार से डाल सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पे उत्तर संख्या 2 डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप डालेंगे उत्तर और यहाँ पे इस प्रकार से कर देंगे। इसके बाद आपको लिखना है, इंग्लिश में आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे अपना वर्ड सिंपल SIMPLE।
इसके बाद यहाँ पे आपको बराबर का चिन्ह इस प्रकार से लगाएंगे और यस आपका 4 खानों बनता है। और उसके पहले जब भी बड़े छापे के खाने आप निकालेंगे इन शब्दों के तो एक आगे खाना छोड़ा जाता है, इसलिए 1 लिखेंगे। प्लस यस आपका 4 खाने में बनेगा तो 4 लिखेंगे, प्लस 1 करेंगे। प्लस आई आपका 1 खानों में बनेगा तो 1 करेंगे, प्लस 1 करेंगे। उसके बाद यम आपका 5 खानों में बनेगा तो 5 लिखेंगे, प्लस 1। प्लस पी आपका 4 खानों में बनेगा तो 4 लिखेंगे, प्लस 1। प्लस यल आपका 4 खानों में बनेगा 4 लिखेंगे, प्लस 1। प्लस ई आपका 4 खानों में बनेगा, प्लस 1। अब याद रखिएगा इस प्रकार से आप एग्ज़ाम में ये लिख के आएंगे और ये आपको पेन द्वारा लिखना है। ये जो हमने 1 ऐड किए हैं, ये 1 इसलिए ऐड किए जाते हैं क्योंकि प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच में एक खाने का रिक्त स्थान छोड़ते हैं। यस और आई के मध्य एक खाना छोड़ा जाएगा, तो ये देखिए हमने यहाँ पे यस की वैल्यू लिखी है जो कि 4 खानों में बनता है। उसके बाद यहाँ पे 1 छोड़ा है। उसके बाद आई एक खाने में बनता है, तो ये देखिए आई का मान रखा गया है। और उसके बाद फिर आई और एम के मध्य एक खाना छोड़ा जाएगा, तो यहाँ पे फिर हमने 1 ऐड किया है। तो इस प्रकार से ये आप समझ सकते हैं और ये सभी कार्य आप अपने ड्राइंग शीट में लिख के आएंगे। इसके बाद फिर आप बराबर का चिन्ह लगाएंगे और इन सबको ऐड करेंगे, तो ये हो जाएंगे 4, 4 8, 4 12, 4 16, 4 20, 1 21 और 1 22, 23 24 25 26 27 28 29। ये कुल टोटल आपके 29 खाने में सिंपल लिखा जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन से आएंगे और लिखेंगे ऊंचाई बराबर, आपके पेपर में ऊंचाई 3.5 की दी हुई थी, तो इसमें 7 का भाग करेंगे। 7 पना 35, 0.5 सेंटीमीटर ये आपकी ऊंचाई निकल के आएगी। तो इसके बाद आप लिखेंगे एक खाना बराबर 0.5 सेंटीमीटर। इसलिए आपके कुल टोटल 29 खाने निकले थे, तो आप लिखेंगे 29 खाना बराबर 29 गुणे 0.5 और इसमें गुणा कराएंगे। 9 पना 45, 4 ऐसे लगे, 5 दूनी 10, 4 14, ये आप 14.5 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो जो आपकी लंबाई रहेगी, लंबाई यहाँ से निकल के आएगी आपकी 14.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आप यहाँ पे ऊंचाई के लिए आप लिखेंगे ऊंचाई बराबर 7 + 2 बराबर 9 गुणे 0.5, तो 9 पना 45, ऊंचाई आपकी 4.5 सेंटीमीटर की आई और लंबाई आपने देखा था आपकी जो लंबाई थी वो 14.5 सेंटीमीटर की निकल के आएगी। तो ये सभी कार्य आप अपने ड्राइंग शीट में करके आएंगे और ये पेन द्वारा कार्य करेंगे। तो हमें ऊंचाई यहाँ पे प्राप्त हो गई और ये लंबाई प्राप्त हो गई। तो अब हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आप पटरी या स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन खींचेंगे जो कि आपकी 14.5 सेंटीमीटर की इस प्रकार से रहेगी। इसके बाद यहाँ से ऊपर की ओर एक रेखा खींचेंगे जो कि आपकी 4.5 सेंटीमीटर ऊंची रहेगी और यहाँ से एक रेखा खींचेंगे जो कि 4.5 सेंटीमीटर ऊंची रहेगी और इन दोनों को एक रेखा के द्वारा इस प्रकार से मिला देंगे और इस रेखा की लंबाई भी आपको 14.5 सेंटीमीटर रखना है। तो इस प्रकार से ये आपका एक बॉक्स तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद आपका जो एक खाना था वो 0.5 सेंटीमीटर का था, तो इस रेखा में आप अपनी पटरी या स्केल को रखेंगे और इसमें आप पटरी की सहायता से 0.5 सेंटीमीटर के पॉइंट इस प्रकार से रखते जाएंगे। इसमें जितने भी आपके पॉइंट आएंगे वो पॉइंट आप इस रेखा में रखेंगे। इसी प्रकार से ऊपर आपको पॉइंट रखने हैं पटरी की सहायता से 0.5 सेंटीमीटर के ये सभी पॉइंट रहेंगे और इन सभी पॉइंट को आपको एक दूसरे से इस प्रकार से मिला देना है। और याद रखिएगा ये जब आप मिलाएंगे तो आपके सभी खाने जो हैं बिल्कुल बराबर निकल के आएंगे। इसके बाद आप पटरी इस रेखा में रखिएगा और इसमें 0.5 सेंटीमीटर के इस प्रकार से पॉइंट रख दीजिएगा। उसके बाद पटरी इस रेखा में रखिएगा और इसमें भी 0.5 सेंटीमीटर के इस प्रकार से पॉइंट रख दीजिएगा और इन सबको एक दूसरे से इस प्रकार से मिला देंगे। तो ये आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ आपका तैयार हो जाएगा और आप देखेंगे तो आपका ग्राफ बिल्कुल इस प्रकार से तैयार होगा जैसे ये है। इसकी जो लंबाई नीचे की रहेगी वो आपको लिखना है 14.5 सेंटीमीटर लिखेंगे और ऊपर भी इसी प्रकार से 14.5 सेंटीमीटर लिखेंगे और इस तरफ आपको 4.5 सेंटीमीटर लिखना है और इस तरफ याद रखिएगा इस तरफ जब आप ऊंचाई लिखेंगे तो एक खाना ये ऊपर का छोड़ देंगे, एक खाना नीचे छोड़ देंगे। इनके बीच में इस प्रकार से
आप पटरी की सहायता से रेखा खींचकर इनकी ऊंचाई जो आपके पेपर में दी हुई थी 3.5 सेंटीमीटर, वो यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसके बाद आपको सिंपल लिखना है, तो इस ग्राफ में आप इस प्रकार से सिंपल को लिख देंगे। याद रखिएगा, ये आपको ए से जेड तक अच्छे से बता दिया गया है कि अक्षरों को किस प्रकार से लिखा जाता है। ये देखिए, हमने यहाँ पे सिंपल को इस प्रकार से लिखा है। ए से लेकर जेड तक हमने आपको सिखा दिए थे, तो उन्हीं को यहाँ पे कटिंग करके ऐड हमने कर दिए हैं, क्योंकि आपके क्लास में बहुत सारी जानकारी बतानी होती है, इसलिए टाइम नहीं बचता कि इसे हम दोबारा से पेंसिल की मदद से बनाएं। तो यहाँ पे उन्हीं जितने भी आपके लेटर थे उनको इस प्रकार से ऐड कर दिया गया है, जिससे आप यहाँ पे एक आइडिया ले सकें कि सिंपल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। आपको सिंपल इसी प्रकार से लिखना है जैसे ये है। इसके लिए आपको यहाँ पे 6 नंबर मिलेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न था 2 का जो ये क्वेश्चन है ये आपका समाप्त हो गया है। इसके बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे 2 का खा क्वेश्चन। 2 का खा क्वेश्चन है 15 मिलीमीटर के ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश में 2 वाक्य मिलेंगे। हिंदी में है एकता में ही शक्ति है और यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, ये आपको 2 वाक्य मिलेंगे। और यहाँ पे देखेंगे अथवा के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्थात इसमें आपको कोई एक ही वर्ड लिखना है, या तो आप हिंदी वाला वाक्य लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश का वाक्य। और यहाँ पे ऊंचाई का विशेष ध्यान दीजिएगा। ऊंचाई यहाँ पे 15 मिलीमीटर में दी गई है और इन्हें आप तिरछी छपाई वाले प्रश्न को क्वेश्चन कहे जाते हैं, और इसके लिए आपको यहाँ पे 6 नंबर मिलेंगे। और याद रखिएगा, जो स्टूडेंट इस प्रश्न को नहीं करना चाहते तो यहाँ देखेंगे अथवा लगा हुआ है और यहाँ पे एक ये दूसरा प्रश्न दिया रहता है। प्रश्न है कानपुर और लखनऊ के बीच की दूरी 0 किलोमीटर है। नक्शे पर यह दूरी 5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करती है। विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिसके द्वारा किलोमीटर पढ़े जा सके। मापनी का निरूपक बिंदु निकालकर उसे 132 किलोमीटर दूरी अंकित कीजिए। याद रखिएगा, यहाँ पे जो दूरी है वो 00 दिया हुआ है, अर्थात यहाँ पे कोई मिस्टेक है, या तो यहाँ पे 100 किलोमीटर होगा या तो यहाँ पे 200 किलोमीटर होगा। यहाँ पे प्रिंटिंग करते वक्त कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यूपी बोर्ड द्वारा, जो इसने मॉडल पेपर को अपलोड किया है, तो इसे आप अपने अनुसार 100 या 200 रखकर सॉल्व कर लीजिएगा। और याद रखिएगा, ये जो प्रश्न रहता है इस प्रश्न को कोशिश कीजिएगा कि इसे मत कीजिएगा। जिनको ये आता है उनको अच्छी बात है, वो करके आ सकते हैं, किंतु जिन बच्चों ने अभी पढ़ाई स्टार्ट की है वो इस प्रश्न को अच्छे से सीख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो ग्राफ रहता है वो आपका हर प्रकार से एक ही तरीके का ग्राफ बनता है। सिर्फ ये वाक्य जो होता है ये वाक्य बदलता रहता है लिखने के लिए, और इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता। आइए देखते हैं कि 2 का ये जो क्वेश्चन है ये किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे ऊंचाई 15 मिलीमीटर दी हुई है। जब आप 2 का खा क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए आपको इस प्रकार से ग्राफ बनाना होगा। ये ग्राफ किस प्रकार से बनाएंगे? ग्राफ बनाने के लिए सबतम आप एक सीधी रेखा इस प्रकार से पटरी की सहायता खींचेंगे। इस पॉइंट से आपको एक 90 अंश का कोण बनाना है। इसके लिए आप प्रकार की सहायता से इस प्रकार से 90 अंश का कोण बनाएंगे और ऊपर इस प्रकार से क्रॉस करेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। 90 अंश का कोण बनाना सभी साथियों को आता है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सिखा दिया गया है कि 90 अंश का कोण किस प्रकार से बनाएंगे। इसके बाद देखेंगे कि जो आपकी ऊंचाई थी वो ऊंचाई आपकी 15 मिलीमीटर दी हुई थी। 15 मिलीमीटर जो होता है वो आपका 1.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। याद रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। जब आप पटरी देखते हैं तो पटरी में 0 और 1 ये जो 1 सेंटीमीटर के बीच की दूरी होती है, इनके बीच में देखेंगे आप पटरी में देखिएगा छोटे छोटे इस प्रकार से ये रेखाएं खींची होती हैं। ये जो छोटी छोटी सी रेखाएं होती हैं ये आपकी मिलीमीटर को प्रदर्शित करती हैं। और आप देखेंगे कि 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में ये छोटी छोटी 10 रेखाएं होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। इसलिए यहाँ पे आपका 15 मिलीमीटर दिया है, तो जो आपका 15 मिलीमीटर होगा वो आपके 1.5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमको ये जो हमने 90 अंश का कोण बनाया है, तो ये जो 90 अंश का यहाँ पे कोण बनाया है इसमें आप पटरी की सहायता से 1.5 सेंटीमीटर का इस प्रकार से एक पॉइंट रख देंगे। अब इसके बाद ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को आप ऊपर की ओर भी बना सकते हैं और इस ग्राफ को नीचे की ओर भी इस प्रकार से करके बना सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। याद रखिएगा ये लास्ट टाइम है,
अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपने ग्राफ ऊपर की ओर बनाना सीखा है तो आप ऊपर की ओर एग्जाम में बना के आइएगा। यदि ग्राफ आपने नीचे की ओर सीख रखा है तो आप ये ग्राफ नीचे की ओर बनाइएगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है, चाहे आप ऊपर की ओर बना सकते हैं या फिर नीचे की ओर। तो इसके बाद यहाँ पे आपने 1.5 सेंटीमीटर की यहाँ पे एक चाप लगा दिया। इसके बाद ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए इस पॉइंट से आपको एक न्यून कोण बनाना होता है जो 30 अंश का आप बना सकते हैं। इसके बाद आपको ज्ञात ही होगा रेखाओं का जो अनुपात होता है वो 2:3:2 होता है। तो इन सबको ऐड करेंगे 3 2 5 2 7, अर्थात कुल टोटल 7 आपको आएगा। तो ये जो हम न्यून कोण खींचते हैं, इस न्यून कोण में आप प्रकार की सहायता से कोई भी एक नाप ले सकते हैं और प्रकार की नोक आप इस पॉइंट पे रखकर इसमें आपको 7 चाप बराबर रखने हैं और प्रकार को कम या ज़्यादा मत कीजिएगा। जितना भी आपने पहले चाप लगाते वक्त आपने साइज रखा है, सातों ये पॉइंट रखते वक्त आपको वह चाप आपको बराबर रखना है। तो पहला आप इस प्रकार से पॉइंट रखेंगे, फिर आप प्रकार के नोक यहाँ पे रखेंगे और दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, इस प्रकार से 7 आप पॉइंट रखेंगे। इसके बाद ये जो 7वां पॉइंट है इसको आप यहाँ पे मिलाएंगे और ये जो 5 नंबर का आप पॉइंट रहता है इसको यहाँ पे मिलाएंगे और 2 का यहाँ पे। ये आपको ग्राफ के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से हर बार बताया गया है कि किस प्रकार से ये बनाएंगे। यहाँ पे सिर्फ मॉडल पेपर को आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है। इसके बाद इस रेखा को आप आगे को बढ़ा देंगे और इन सभी रेखाओं को इस प्रकार से बढ़ा देंगे, तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से बनकर आएगा। अब इसके बाद आपको एक कार्य करना है कि ये जो है ये आपका ग्राफ बनता है, इसमें यहाँ पे आपको 75 अंश की कुछ 4 से 5 रेखाएं खींचनी है। और याद रखिएगा आप जब एग्ज़ाम में ये काम करेंगे तो ये जो 75 अंश की रेखाएं रहती हैं इरेज मत कीजिएगा, ये बनी रहेंगी वहाँ पे एग्ज़ाम में। इतना कार्य करने के बाद अब आपको लिखना था यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। तो अब यहाँ पे आप यूनिटी इज द स्ट्रेंथ इस प्रकार से 75 अंश के झुकाव में आप इसमें आसानी से लिख सकते हैं। तो ये कार्य हो गया सेक्शन बी से रिलेटेड। सेक्शन बी में आपके 2 प्रश्न थे। पहला प्रश्न बड़े छापे में था जिसे आपने कर लिया। दूसरा प्रश्न आपका ये तिरछी छपाई से रिलेटेड था जिसको भी आपने अच्छे समझ लिया। तीसरा प्रश्न जो था इसी में अथवा करके विकर्ण मापनी का दिया हुआ था। तो याद रखिएगा, कोशिश यही कीजिएगा कि इस प्रश्न को करके आना, क्योंकि ये प्रश्न आपका इजी रहता है और विकर्ण मापनी थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। यदि आपने विकर्ण मापनी सीख रखा है और इसे भी सीख रखा है तो आपको जो वहाँ पे उचित लगे वो आप करके एग्जाम में आएंगे। इसके बाद हमारा जो सेक्शन बी है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद देखेंगे खंड सा अर्थात सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको यहाँ पे 2 प्रश्न दिए जाएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे आपको 2 प्रश्न दिए होंगे और ये दोनों प्रश्न अथवा करके यहाँ पे जुड़े रहते हैं। और साथ में याद रखिएगा खंड सी में आपको सिर्फ एक ही प्रश्न करना होगा, या तो आप इस प्रश्न को कर सकते हैं या फिर इस प्रश्न को कर सकते हैं। दोनों प्रश्न आप मत करके आइएगा। यहाँ पे देखेंगे अथवा लगा होता है, इसका अर्थ होता है कि दोनों में से कोई एक ही प्रश्न करना है और इस प्रश्न के लिए आपको यहाँ पे 16 अंक दिए जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि सेक्शन सी आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये अकेला एक प्रश्न आपको 16 अंक दिला के रहेगा। और साथ में याद रखिएगा सेक्शन सी में आप रचना जरूर करके आइएगा। रचना जो होता है, रचना जैसे आपने जो भी ग्राफ बनाया इससे रिलेटेड, वो ग्राफ को आपने किस स्टेप में बनाया है वही आपको रचना करके आना होता है। और रचना कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती है। जिस स्टेप से मान लीजिए पहले हमने ये रेखा खींची, फिर ऊपर की रेखा खींची, फिर ये रेखा खींची, फिर ये रेखा खींची, इस प्रकार से हमने एक आयत का निर्माण कर लिया। तो यही आपको वहाँ पर सिंपल तरीके से रचना इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे, बराबर के चिन्ह लगाकर यही आप लिखेंगे कि पहले हमने खा रेखा खींची, फिर खा से गा की रेखा खींची, गा से घा की रेखा खींची और इस प्रकार से एक आयत का निर्माण कर दिया। ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, बाकी आयत का निर्माण इस प्रकार से नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप रचना लिख के आएंगे और रचना जो होगी आपको ड्राइंग शीट में लिखना है। यदि लाइनिंग वाली कॉपी मिलती है तो आप लाइनिंग वाली कॉपी में लिख के आएंगे, अन्यथा ये सभी कार्य आपको ड्राइंग शीट में ही करके आना है। अब यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, एक 8 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त की रचना कीजिए। इस वृत्त को अर्धवृत्तों द्वारा क्षेत्रफल में 4 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। तो इस प्रश्न को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यदि जिन स्टूडेंट को ये प्रश्न नहीं करना तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे
एक घन का अनुविच्छेद तथा उच्छेद की रचना कीजिए। ये अपने एक कोर पर टिका है जो ऊर्ध्वाधर समतल से 30 अंश का कोण बनाता है। अक्ष ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है। घन की भुजा 35 मिलीमीटर है। तो आपको इन दोनों में से जो प्रश्न आए वो आपको करके आना है। सेक्शन सी के बाद देखेंगे हम सेक्शन डी। सेक्शन डी में भी आपको 2 प्रश्न दिए होंगे और दोनों प्रश्न यहाँ पे अथवा करके जुड़े होंगे। और सेक्शन डी में भी आपका प्रश्न 16 नंबर का रहता है और सिर्फ आपको एक ही प्रश्न करना होता है। यहाँ पे पहला प्रश्न है, एक वर्गाकार सूची स्तंभ अपने वर्गाकार आधार पर खड़ा है। आधार ऊर्ध्वाधर समतल के समांतर है। इसका अनुविच्छेद एवं उच्छेद खींचिए। वर्गाकार आधार पर भुजा 2.5 सेंटीमीटर तथा अक्ष की ऊंचाई 3.7 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करती है। तो यदि ये प्रश्न आपको आ रहा है तो ये आप एग्जाम में करके आएंगे, अन्यथा ये नहीं आ रहा तो आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे। एक समबाहु त्रिभुजाकार संपाश का उच्छेद और अनुविच्छेद खींचिए जबकि उसका अक्ष क्षैतिज समतल के साथ 40 अंश और ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 50 अंश का कोण बनाता है। त्रिभुजाकार आधार के एक कोर की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर तो संपाश का अक्ष 6 सेंटीमीटर है। आपको याद रखिएगा इन दोनों में से कोई एक ही प्रश्न करके आना है। इन्हें आप घर में करने की कोशिश करें। इसके बाद आपका खंड ई आएगा और खंड ई में याद रखिएगा आपको एक ही प्रश्न करना होगा और इसके लिए आपको 16 अंक मिलेंगे। पहला प्रश्न जो होगा, एक वर्गाकार संपाश का सममित चित्र बनाइए जिसका आधार क्षैतिज समतल पर खड़ा है। इसके आधार की भुजा 3 सेंटीमीटर तथा अक्ष 5.5 सेंटीमीटर है। तो यदि ये प्रश्न आपको आ रहा है तो इसे करके आइएगा। यदि ये प्रश्न नहीं आ रहा तो आप देखेंगे अथवा लगा होगा और इस प्रश्न को देखेंगे अंग्रेजी के अक्षर टी का सममित चित्र बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और अक्षर टी की लकड़ी का बना है एवं काट 1 वर्ग सेंटीमीटर है। तो ये प्रश्न नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे अंग्रेजी के अक्षर टी का सममित चित्र बना सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे अंग्रेजी के अक्षर टी का सममित चित्र कुछ आपका इस प्रकार से बनेगा, जहाँ पे याद रखिएगा इसकी ऊंचाई जब आप डालिएगा तो यहाँ से यहाँ तक डालिएगा और यहाँ पे आपको 7 सेंटीमीटर लिखना है। चौड़ाई के लिए आप इस प्रकार से एक रेखा खींचकर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। अक्षर के काट के लिए यहाँ पे रेखा की मदद से यहाँ पे आपको 1 सेंटीमीटर लिखना है और ये जो 30 अंश की रेखा रहती है इसको आपको सममित रेखा इस प्रकार से लिखना है। और जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं इसी प्रकार से आप एग्जाम में बना के आइएगा। यदि इस प्रकार से कार्य करते हैं और ये सभी पॉइंट भी आप लिख कर आते हैं तो आपको 16 में से 16 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे खंड ई के बाद देखेंगे खंड एफ। खंड एफ में ये खंड एफ आपका 30 नंबर का रहेगा और सबसे इम्पोर्टेंट यही सेक्शन रहता है। ये अकेला ऐसा सेक्शन है जो 30 नंबर आपको दिला देगा। यदि आपने इसे अच्छे से बना दिया तो आप मात्र इस सेक्शन के द्वारा और कोई भी आप सेक्शन कर लेते हैं तो आप आसानी से पास हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे पॉइंट लिखा है इनमें से किसी एक का चित्र बनाना है। आप जब सेक्शन एफ को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको 3 तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला आपको टाइप वस्तु चित्रण से मिलेगा, दूसरा टाइप आपको प्रकट चित्रण से मिलेगा और तीसरा टाइप आपको स्मृत चित्रण से मिलेगा। और याद रखिएगा इन तीनों ये जो टाइप होंगे इन तीनों टाइप में कोई आपको एक ही करना होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है वस्तु चित्रण। वस्तु चित्रण में को आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रश्न है हैंडमेड कागज, कार्टिज अथवा पेस्टल कागज पर अपने सम्मुख रखी हुई वस्तुओं के समूह का चित्रण कीजिए तथा पोस्टर रंग, जल रंग, पेस्टल रंग, ऑयल पेस्टल रंग रंगीन पेंसिल से बनाइए। चित्र 25 सेंटीमीटर से आपका छोटा नहीं होना चाहिए। वस्तु समूह के साथ पृष्ठभूमि का उचित चित्रण कीजिएगा। यदि आप इसे करना चाहते हैं तो इसे कीजिएगा। इसमें आप इन कलर का यूज कर सकते हैं और इस चित्र की साइज 25 सेंटीमीटर से छोटी नहीं होनी चाहिए। और कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे ये दिए होंगे, इन पॉइंट का भी आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक पॉइंट के लिए यहाँ पे देखिए ये अंक निर्धारित किए गए हैं। यदि आप वस्तु चित्रण नहीं करना चाहते तब फिर आप स्मृत चित्रण कर सकते हैं। स्मृत चित्रण भी आपका 30 नंबर का रहता है और ये अथवा करके दिया रहता है। यहाँ पे दिए गए ड्राइंग शीट पर अपनी स्मृत से निम्नलिखित में से किसी एक का छाया, प्रकाश तथा प्रछायायुक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए। चित्र की माप आपकी 15 सेंटीमीटर हो। याद रखिएगा जब भी आप स्मृत चित्रण बनाएंगे तो जो साइज होगा वो 15 सेंटीमीटर से आपका छोटा नहीं होना चाहिए। और
यहाँ पे कुछ आपको देखिएगा प्रश्न दिए होंगे। पहला होगा प्लेट में रखे हुए 2 केले बनाइए, दूसरा है पपीता बनाइए, तीसरा है पुस्तक बनाइए, चौथा है मोर या तोता में कोई एक बनाइए। तो यहाँ पे ये जितने भी आपके प्रश्न दिए होते हैं इनमें से कोई एक ही आपको बनाना होता है। चाहे आप प्लेट में रखे हुए 2 केले बना सकते हैं, या इसे नहीं बनाना तो आप पपीता बना सकते हैं, पपीता भी नहीं बनाना तो आप पुस्तक बना सकते हैं, पुस्तक भी नहीं बनाना तो आप मोर बना सकते हैं, और मोर भी नहीं बनाना तो फिर आप तोता बना सकते हैं। ये जितने भी आपके प्रश्न होंगे स्मृति चित्रण से रिलेटेड, इन प्रश्नों में कोई एक ही आपको प्रश्न करना होगा। यदि आप स्मृति चित्रण भी नहीं करना चाहते तब फिर आपको यहाँ पे देखेंगे अथवा करके यहाँ पे प्रकट चित्रण दिया होगा। प्रकट चित्रण में है दिए गए ड्राइंग शीट पर अपने सामने रखे हुए पुष्प पौधों में से कम 1 पुष्प, 1 कली, 3-4 पत्तियां एवं पौधों की टहनियों का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार से करें कि उसमें टहनियों के निकास कोण, रंग एवं रेशे उचित ढंग से चित्रित हुए दिखाई दें। चित्र को जल रंगों द्वारा पूर्ण कीजिए। चित्र का आकार 20 सेंटीमीटर से कम न हो। पुष्प की ताजगी एवं रंग और पत्तियों के एवं कलियों के रंग प्राकृतिक रूप से दिखने का प्रयास कीजिएगा। याद रखिएगा चित्रण में आप जल रंग का प्रयोग करेंगे और जो आकार होगा अर्थात चित्र का साइज होगा वो आपका 20 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। इसमें आपको 1 पुष्प, 1 कली, 3-4 पत्तियां और पौधों की टहनी इतना बनाना होता है। तो जैसे ही आप अपने क्लासरूम में इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके क्लासरूम में एक फूल रखा होगा। ये फूल आपका गुलाब का हो सकता है, या फिर गेंदा का, या फिर गुड़हल का, या कनेर का, या फिर सूरजमुखी का। इनमें से ही कोई फूल आपके एग्ज़ाम हॉल में रखा होगा। और याद रखिएगा एग्ज़ाम हॉल में वही फूल रखे जाते हैं जो कि उस कॉलेज में अवेलेबल होते हैं। तो ज़्यादातर यही फूल होते हैं जो प्रत्येक कॉलेज में अवेलेबल होते हैं, इसलिए इनमें से ही कोई एक फूल वहाँ पे रखा मिल सकता है। तो यदि आप प्रकट चित्रण करना चाहते हैं तो जो हमने 5 फूल बताए हैं इन 5 फूलों की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और जो फूल वहाँ पे रखा जाए, जैसे गुलाब रखा जाए तो आपने जो जिस तरीके से घर में गुलाब की प्रैक्टिस की हो उसी तरीके से आप अपने ड्राइंग शीट में बना कर आएंगे। और याद रखिएगा इसके लिए सिर्फ आप जल रंग का प्रयोग कर सकते हैं और साइज का विशेष ध्यान रखिएगा 20 सेंटीमीटर हो। और यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इन पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। यदि ये सभी पॉइंट वहाँ पे करके आते हैं तो इसके लिए जो नंबर निर्धारित हैं वो नंबर आपको मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अथवा करके यहाँ पे दृश्य चित्रण दिया होगा। दृश्य चित्रण में आपको दृश्य चित्रण देखेंगे कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर के आयत में निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण तैयार कीजिए। चित्रांकन का माध्यम जल रंग, पोस्टर रंग या अन्य कोई माध्यम हो सकता है। दृश्य चित्र का संयोजन सुंदर व आकर्षक होना चाहिए। यदि आप स्मृति चित्रण भी नहीं करना चाहते और प्रकट चित्रण भी नहीं करना चाहते और वस्तु चित्रण भी नहीं करना चाहते तब फिर आप ये दृश्य चित्रण कर सकते हैं। दृश्य चित्रण में आपको सूर्यास्त का पहाड़ी दृश्य बनाना होगा। यदि आपको ये नहीं करना तो आप इसे कर सकते हैं, एक ग्रामीण दृश्य बना सकते हैं। यदि ये भी नहीं करना तो आप इसे कर सकते हैं, कुछ जंगलों के समूह का एक दृश्य बना सकते हैं। तो याद रखिएगा ज़्यादातर जो सरल रहता है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वो आपका ये प्रकट चित्रण ईजी रहता है और ये सबसे इजी आपका स्मृति चित्रण रहता है। स्मृति चित्रण और प्रकट चित्रण में जो भी आपकी जिसमें आपकी ड्राइंग अच्छी हो वो आप बना कर आइएगा और उसमें आपको 30 में से 30 नंबर मिल जाएंगे। और याद रखिएगा इन दोनों में से कोई एक ही आपको बनाना होगा, अर्थात जो सेक्शन एफ है, सेक्शन एफ में सिर्फ आपको एक ही प्रश्न वहाँ पे अर्थात एक ही चित्र आपको बना के आना है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये आपका मॉडल पेपर यहीं पे समाप्त होता है। साथ में याद रखिएगा कुछ पॉइंट और है जानना आवश्यक है कि आपका एग्ज़ाम 28 फरवरी को है, ये विशेषकर ध्यान रखिएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जो आपके एडमिट कार्ड हैं, एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं। आप जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया था उस कॉलेज में जाके आप अपना एडमिट कार्ड ज़रूर ले लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा एडमिट कार्ड में आप अपना नाम, अपने माताजी का नाम और पिताजी का नाम ज़रूर देख लें। और यदि कोई गलती है
तो आप वहाँ कॉलेज में बता दीजिएगा कि ये यहाँ पे मिस्टेक है। यदि वो इसमें कोई संशोधन करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप फिर अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे दीजिएगा और उसके बाद कोई कोशिश कीजिएगा कि इन्हें हम सही करा लें। यदि इससे रिलेटेड, मॉडल पेपर से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।